स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2020 फिजिक्स का पेपर। तो जे एडवांस का पेपर लोग मानते हैं यूजुअली कि टफ पेपर आता है, बट अगर मैं कहूं कि क्या पेपर टफ होता है तो पेपर टफ नहीं होता है। अब ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी कि जे एडवांस का पेपर टफ नहीं होता है। एक्चुअली जे एडवांस का पेपर इसलिए टफ नहीं होता है कि जो लोग चीजों को सब्जेक्ट की गहराई से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, उनके लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, जो लोग ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर रखी हैं और कोई प्रॉब्लम वहां पर मैच करेगी जा करके, तो ये पेपर उनके लिए टफ है। जो सब्जेक्ट के लिए क्यूरियोसिटी फील करते हैं, पेपर उनके लिए टफ नहीं है। तो मेरा एक डिफरेंट एंगल है कि अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को सही से सीखा है तो ये पेपर हमें सबसे सिंपल लगता है। अब इस बात को प्रैक्टिकली फील करते हैं, सारे सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में पेपर टफ होता है, वाकई में क्या कोई ऐसी चीज पूछता है जो टफ है। तो शायद पता चले कुछ ऐसी चीज नहीं पूछता है। हाँ, हमें प्रॉब्लम उन लोगों को आती है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कोई रिलेशन नहीं मिलता है जाकर के। वो जो प्रॉब्लम पूछता है एकदम न्यू प्रॉब्लम पूछता है, ऐसा लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हमने कभी सॉल्व नहीं करी है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. Figure is schematic and not drawn to the scale. तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। उसने बोला कि प्लैंक है और प्लैंक में एक होल है और उस होल की रेडियस r है, मतलब डायमीटर 2r है, और जो फुटबॉल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। वो लिख रहा है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसका मतलब फुटबॉल इससे पास तो नहीं कर पाएगी। फिर बोलता है कि इस प्लैंक को अगर उठाते चले जाएं तो किस एंगल के बाद ये फुटबॉल इस प्लैंक पर रोल करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर फिलहाल की सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं तो इस फुटबॉल पर पहला फोर्स कौन सा लगा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। तो सबसे पहले इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का। इसके बाद ही सारे फोर्सेस लगेंगे। अगर ग्रेविटी का फोर्स एब्सेंट है तो फिर कोई फोर्स नहीं आएगा। ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये फुटबॉल नीचे जाने की कोशिश करेगी, तो नीचे जाने की कोशिश करेगी, बट इस होल का जो साइज है वो फुटबॉल से इसके साइज से छोटा है, तो ये बॉल मूव तो नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बॉल इसको जब प्रेस करेगी तो यहां से नॉर्मल रिएक्शंस आ जाएंगे और वो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर लेंगे, राइट। एक चीज और देखते हैं, अभी क्या फुटबॉल रेस्ट पर दिख रही है? ऑफ कोर्स। अब जैसे मैं पूछता है कि पहले कौन सा नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, तो पहले तो ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो यहां भी प्रोड्यूस होगा, यहां भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स स्पाइन के थ्रू एक टॉर्क भी दे रहा है इस सेंस में। तो ये बॉल ऐसे रोटेट भी करना चाह रही, लेकिन रोटेट नहीं कर पा रही, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स में जाएगा। तो फिलहाल तो बॉल रेस्ट पर रहेगी, ये बात सभी को समझ में आती, सिंपली समझ में आती, राइट। लेकिन अगर हम लोग प्लैंक का एंगल बढ़ाते चले जाएं, अगर हम प्लैंक को थोड़ा सा और रोटेट करा दें, फॉर एग्जाम्पल प्लैंक को इतना रोटेट करा दें, ऐसे, इस तरीके से, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बॉल का जो सेंटर है उससे जो ग्रेविटी का फोर्स गया वो इस पॉइंट से पास कर गया। जिस पॉइंट पर ये बॉल लोएस्ट पॉइंट पर टच कर रही थी, तो अब ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क तो हो गया 0। तो ग्रेविटी का फोर्स अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं दे रहा होगा। इज दैट ओके? और एंगल बढ़ा देंगे तो सिचुएशन क्या है? अगर एंगल हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया, ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लगा और हम लोगों ने एंगल को और बढ़ा दिया, जब एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ये प्लैंक था और ग्रेविटी का फोर्स की लाइन ऐसे पास कर गई, तो ये जो भी पॉइंट था ए, इस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी का फोर्स इस फुटबॉल को ऐसे एक टॉर्क दे देगा, और ऐसे टॉर्क देने पर इस बॉल को रोटेट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। पहले अगर ग्रेविटी का फोर्स ऐसे टॉर्क दे रहा था
तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शंस थे यहाँ पर जो इसको रोक सकते थे। अगर ये ग्रेविटी का फोर्स स्पाइन के अबाउट ऐसे घुमाना चाह रहा है तो नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, बट नॉर्मल फोर्स था सेकेंडरी, तो वो सिर्फ उतने ही लगेगा जितने से बैलेंस कर सकता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अगर प्लैंक का एंगल हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया तो ग्रेविटी के फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आ गया वो क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, अंदर की तरफ आ गया, तो इस बॉल को अब रोटेट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये बॉल क्या करेगी, तुरंत यहाँ पर रोल करना स्टार्ट कर देगी। तो हमसे पूछा गया कि फिर वो वाला एंगल होना कौन सा चाहिए। अब उस वाले एंगल की बात करते हैं कि वो एंगल कितना होगा, तो चेक करते हैं कि वो एंगल क्या होगा। तो जिस समय ये फुटबॉल है और ये सेंटर है, यहां से ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ एक्ट किया, और जिस समय रोलिंग स्टार्ट होगी उस समय ये पॉइंट इस पॉइंट से पास करेगा। तो कुल मिलाकर के प्लैंक की जो सिचुएशन होगी वो प्लैंक की सिचुएशन कुछ ऐसे आ रही होगी, इस तरीके से, और ये वाला एंगल थीटा था। तो यहां से इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। तो हम लोगों ने इसका डायमीटर लिया था 2r, तो ये वाली जो लेंथ आ रही होगी ये कितनी आएगी, r के इक्वल। ये थीटा है, और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के चेक करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो जो अपोजिट एंगल है वो भी 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल आ गया वो थीटा आ गया। और जो फुटबॉल का रेडियस था हमें गिवन था, वो फुटबॉल का रेडियस कैपिटल R। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, स्मॉल r, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो कैपिटल R है। इसका मतलब थीटा स्मॉल r और कैपिटल R में जो रिलेशन आएगा वो साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो पहला क्वेश्चन देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि पेपर कहीं से बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत बेसिक सी चीज पूछी है कि कब वो टॉपल करना स्टार्ट करेगा, राइट। क्या इतनी बात क्लियर होगी। तो ये जी एडवांस फिजिक्स का पहला क्वेश्चन था। हम लोग फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूछा है। अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्युमिनियम, अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. When revolving the magnet about axis of the disk will rotate in direction opposite to the direction of magnet's motion, rotate in same direction as the direction of magnet's motion, not rotate and its temperature will remain unchanged, not rotate but its temperature will slowly rise। तो ये एल्युमिनियम की डिस्क है और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है। तो अगर हम लोग डिस्क को ऐसे देखें, अगर डिस्क को हम लोग ऐसे देखते हैं और ये डिस्क की एक्सिस है और यहां पर एक मैग्नेट रखा हुआ है डिस्क के ऊपर, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल डिस्क की तरफ है। तो इस नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिस्क से पास करेंगे ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क के अंदर एक रीजन ले लेते हैं। अगर हम लोग एक छोटा सा रीजन यहां पर काउंट कर लें ऐसे, और इसी के ऊपर जस्ट मैग्नेट था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और काफी ज्यादा इंटेंस है। और भी एक रीजन ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली लो होगी। तो हम लोग जब मैग्नेट को ऐसे मूव कराएंगे तो इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले काफी ज्यादा थी, फिर जब ऐसे करके रोटेट कराएंगे तो इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड कम थी।
तो इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और जैसे ये मैग्नेट ऐसे मूव करेगा तो इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस रीजन का घटेगा तो इसका फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इस पाथ का अपोज होगा। अब अपोज होगा तो अपोज का बेसिक रीजन क्या है? मैग्नेट का मूव करना। इसका मतलब मैग्नेट के मोशन का अपोज होगा, तो मैग्नेट इधर जाने की कोशिश करेगा, और अपोज का मतलब उस पर पीछे की तरफ एक ड्रैग लगेगा। एक्शन रिएक्शन से वही ड्रैग इस पोर्शन पर ऐसे चल लगेगा। तो मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा था और ये डिस्क भी ऐसे मूव कर जाएगी। अगर हम लोग यहां से जस्टिफाई करना चाहें कि इस रीजन का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसका भी जो लेंज लॉ है, वो लेंज लॉ कहता है कि अगर किसी रीजन का फ्लक्स चेंज होता है तो उसका अपोज होता है। जिस रीजन से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है उसी कॉज का अपोज होता है। तो या तो यहां से आंसर कर सकते हैं, अगर यहां से आंसर करते कि पहले मैग्नेट इधर था फिर इधर जा, तो इधर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है, तो यहाँ का फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज करने का अपोज होगा, मतलब मैग्नेट के इधर आने का अपोज होगा। तो मैग्नेट पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो एक्शन रिएक्शन से जो डिस्क होगी उस पर फोर्स ऐसे लगेगा। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट अगर इस सेंस में मूव कर रहा है तो डिस्क भी इस सेंस में रोटेट करेगी। इट मींस जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन। अब सी और डी तो सही हो नहीं सकते क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है नॉट रोटेट। हाँ, लेकिन अगर बात टेम्परेचर की जाती तो इन रीजन्स के अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होंगे और उनकी वजह से यहाँ पर करंट्स फ्लो करेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स के फ्लो करने की वजह से यहाँ पर हीट भी डेवलप होगी। हीट अगर डेवलप होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो राइज करेगा। लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर उसने लिख दिया है कि डिस्क विल नॉट रोटेट। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अ स्मॉल रूलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। A small ruler of diameter 20 centimeter has an axle of diameter 10 centimeter. See figure below on the left. It is on a horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on top of the axle. See figure on the right. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle, and the ruler starts rolling without slipping. After ruler has moved 50 centimeter, the position of the scale will look like. Figures are schematic and not drawn to the scale. तो ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ सकते हो। उसने बोला है कि एक रोलर है और उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसमें एक एक्सेल है। रोलर जैसे ये दिया उसने, ये रोलर दे रहा है, राइट, और इसका जो डायमीटर दे रहा है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका एक एक्सेल है, तो जो एक्सेल दे रहा है इसका डायमीटर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस आ रही होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। और एक मीटर स्केल ले रहा है, वो ऐसे टच करा रहा है इनिशियली, और ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो उसने बोला है कि जब रोलर 50 सेंटीमीटर मूव कर चुका होगा, आफ्टर द रोलर
हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर। तो रूलर के 50 सेंटीमीटर मूव करने का मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जब 50 सेंटीमीटर मूव कर चुका होगा तो हमें बताना है कि स्केल की क्या पोजीशन होगी, और उसके लिए हमें ऑप्शंस गिवन है। उसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है कि स्केल की फाइनल पोजीशन इनमें से कौन सी आ रही होगी, राइट। तो अगर ये केस प्योर रोलिंग का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये रोलर है, ओके, ये इसका सेंटर, और यहां पर एक्सेल है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, और ये ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रहा है। तो अगर ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रहा है तो अगर इसकी स्पीड को हम लोग मान लेते v, तो सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। और यहां पर अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ट्रांसलेशन की वजह से जो इस पॉइंट की स्पीड आएगी वो v, और रोटेशन की वजह से जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड होगी वो पीछे की तरफ आएगी, एंड दैट विल बी 10 ओमेगा, मतलब r ओमेगा। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो 10 ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू v, जहां पर v क्या था, रोलर के सेंटर ऑफ मास की स्पीड थी। तो यहां से हमें स्पीड और ओमेगा में एक रिलेशन मिल गया। अब यहां पर उसने क्या रखा है, एक मीटर स्केल रखी हुई है, और मीटर स्केल भी यहां पर स्लिप नहीं करती है, वो भी इसके ऊपर प्योर रोल करती है। तो प्योर रोल करने का मतलब है कि इस पॉइंट की जो स्पीड आएगी, इस एक्सिल का सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, तो वो ट्रांसलेशन की वजह से v से आगे मूव करेगा, और रोटेशन की वजह से r ओमेगा। लेकिन यहां तक की जो रेडियस है वो रेडियस 5 के इक्वल है। इसका मतलब रोटेशन की वजह से जो स्पीड आएगी दैट विल बी 5 ओमेगा। अब यहां से देख सकते हो 10 ओमेगा इक्वल टू v, तो 5 ओमेगा को लिख सकते हैं v/2, तो दिस इज v प्लस v/2। तो दिस स्पीड कम्स 3v/2। इसका मतलब जो इस एक्सिल का हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 3v/2 से मूव कर रहा है, और इसके ऊपर स्केल प्योर रोल कर रही है। इट मींस स्केल का जो ये वाला पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट की स्पीड हमें मिल गई, एंड दैट इज 3v/2। अब उसने बोला है कि जब ये रोलर 50 सेंटीमीटर मूव कर चुका होगा, तो रोलर की पहले पोजीशन यहां पर, और कुछ देर बाद रोलर यहां पर पहुंच गया। तो 50 सेंटीमीटर मूव करने का मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर आगे चला गया। तो मान लेते हैं इस प्रोसेस में जो टाइम लगा होगा वो टाइम t है, तो t की वैल्यू लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 50 और जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो v के इक्वल है। तो जो टाइम लग रहा होगा दैट इज 50 अपॉन v के इक्वल का टाइम लग रहा होगा। तो हम लोग को बताना है कि जो ये स्केल है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना मूव करी होगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर चाहें तो रेफरेंस अपना चेंज कर दे, तो हम लोगों ने ऑब्जर्वर को बिठा दिया सेंटर पर। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस रोलर के सेंटर पर होता तो उसे सेंटर तो रेस्ट पर दिखाई देता, और जो ऑब्जर्वर सेंटर पर बैठा है, यहां पर बना देते हैं ऑब्जर्वर सेंटर पर, और ये एक्सेल है, तो ये इसे रोलर तो रेस्ट पर दिखेगा, लेकिन जो स्केल थी वो चूंकि चल रही थी 3v/2 से, और जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है वो मूव कर रहा था केवल v से। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो स्पीड आ जाएगी दैट इज v/2। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रॉड की जो स्पीड थी वो 3v/2 है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रॉड मूव कर रही थी 3v/2 से, और जो इसका सेंटर था वो मूव कर रहा था v से। तो सेंटर को अगर रेफरेंस मान करके इसकी स्पीड निकालेंगे तो वो स्पीड आएगी v/2। इसका मतलब जो ये मीटर स्केल है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में
कितनी स्पीड से मूव कर रही होगी, v/2 से। तो जितनी देर में यहां से यहां तक पहुंचा उतनी देर में हम लोग ये बता सकते कि मीटर स्केल कितना मूव कर गई होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मीटर स्केल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द रोलर, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो v/2 है और जो टाइम लग रहा है दैट इज 50/v। तो यहां से v कैंसिल हुआ एंड दिस इज 25। इसका मतलब जो मीटर स्केल है वो रोलर के सेंटर के रिस्पेक्ट में 25 सेंटीमीटर आगे जा चुकी होगी। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि रोलर जो था वो यहां पर पहुंच गया, ये एक्सेल था और सेंटर के रिस्पेक्ट में जो रॉड है वो 25 सेंटीमीटर आगे जा चुकी होगी। लेकिन मीटर स्केल थी तो उसकी जो टोटल लेंथ थी दैट वाज 100, तो ये जो आ जाएगा वो 75 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब सिचुएशन ये होगी। अब जो हमें ऑप्शंस दिए उन ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि 50 ट्रेवल कर गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि 75 तो यहां तक हो गया और ये जो ट्रैवल कर गया वो 25 ट्रैवल कर गया। इट मींस जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब चाहो तो इसको और भी तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर रेफरेंस माना सेंटर को, तो सेंटर को रेफरेंस मान करके सॉल्व किया, या और भी तरीके हो सकते, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लेते। अगर इसी क्वेश्चन को हमें ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते, ये इनिशियल पोजीशन है और ये एक्सेल है और जो यहां पर मीटर स्केल थी वो मीटर स्केल कुछ ऐसे थी। हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि इसके पास वेलोसिटी अगर v है तो इसके पास वेलोसिटी 3v/2 के इक्वल है। तो कुछ देर बाद जो रोलर है वो यहां पर पहुंच चुका होगा अगर हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। और एज गिवन इन क्वेश्चन कि इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा उस डिस्टेंस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो ये ट्रैवल कर रहा है v से, तो इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा होगा उस टाइम की वैल्यू 50/v। अब ये ट्रैवल कर रहा था कितने से, 3v/2 से, तो इतने टाइम में इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इज 3v/2 और जो टाइम लगा होगा दैट इज 50/v। तो ये v कैंसिल हो गया एंड दिस इज 75 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब रॉड का ये एंड चल चुका होगा 75 और सेंटर एज गिवन इन क्वेश्चन ट्रैवल कर चुका है 50, तो 50 इसका मतलब रॉड 25 सेंटीमीटर और आगे निकल गई होगी, क्योंकि रॉड के इस पॉइंट ने ट्रैवल किया है 75 सेंटीमीटर और इस रोलर के सेंटर ने ट्रैवल किया है ओनली 50 सेंटीमीटर। तो अगर ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करना चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A circular coil of radius capital R and n turns has negligible resistance। तो ये सर्कुलर कॉइल दे रहा है, इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल R और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रहा है वो कैपिटल N दे रहा है। As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical। तो यहां दो वायर से इसको हैंग कर दिया गया और इस कॉइल का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है। द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विद चार्ज Q थ्रू अ स्विच। तो इन वायर्स को कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर से जिसके पास चार्ज गिवन है Q और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। द कॉइल इज इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0। ये जो कॉइल है वो एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B0 के अंदर है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। कॉइल जैसे ऐसे दे रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही होगी। ओके, पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इन वेरी शॉर्ट टाइम। कहता है जैसे स्विच को क्लोज करते हैं तो ये कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है इन वेरी शॉर्ट टाइम। बाय द टाइम कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी, assume that discharge time is so short that coil has already rotated during this time। वैसे उसने बोल दिया है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। वैसे अगर हम लोग आरसी सर्किट में कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग का केस पढ़ते हैं तो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। अगर रेजिस्टेंस जीरो जा रहा है तो दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लेकिन चार्ज तो फिक्स है। तो अगर रेजिस्टेंस को जीरो को जाना होगा तो ये टाइम भी किसको टेंड कर रहा होगा, जीरो को टेंड कर रहा होगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर अगर सर्किट और बोल रहा है कि कॉइल के पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं, नेग्लिजिबल, इसका मतलब इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में ऑलमोस्ट कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब यहां पर एक करंट बहेगी, वो करंट बहुत बड़ी होगी, दैट करंट विल बी इनफाइनाइट। हम लोगों से पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल विल बी। अब एंगुलर मोमेंटम इस कॉइल के पास कैसे आएगा ये समझते हैं। जब ये कैप सपोज इसके पास था पॉजिटिव, इसके पास था नेगेटिव, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करी होगी वो करंट ऐसे फ्लो कर गई होगी। इस अगर स्विच को बंद कर देंगे तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी और वो करंट ऐसे फ्लो कर रही, तो ये कॉइल कैसे बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसी सेंस में हम लोग स्क्रू रोटेट कराते हैं तो किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो अगर करंट की वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू आई, तो अगर करंट की वैल्यू आई के इक्वल है तो एक लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा करंट इनटू एरिया, और सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक लूप नहीं दे रहा है, यहां पर एन लूप्स दे रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा इस कॉइल का दैट विल बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन। और इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। लेकिन एक बात और नोटिस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आ गया वो एंगल आ गया 90 डिग्री। हमें पता है कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू को लिख सकते हैं म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। और थीटा क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो एंगल तो यहां पर 90 डिग्री दे रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू थी वो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बी नॉट था, और एंगल जो गिवन था वो 90 डिग्री था। साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल। कुल मिलाकर के इमीडिएटली वहां पर एक टॉर्क एक्ट करेगा I इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी नॉट एंड साइन 90 इक्वल टू 1। तो जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में डिस्चार्ज होगा, करंट फ्लो करेगी, उस पर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू एन इंटू वी नॉट। अगर ये चार्ज का फ्लो का टाइम हम लोग मान लेते हैं कुछ डेल्टा टी, और जो कि पता है कि दैट इज वेरी स्मॉल, तो टाइम बहुत स्मॉल होगा तो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो इस टॉर्क ने कुछ ना कुछ एंगुलर इंपल्स दे दिया होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना एंगुलर इंपल्स दे दिया होगा,
एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू बी नॉट इंटू डेल्टा टी। तो उस टाइम में जो एंगुलर इम्पल्स दिया होगा टॉर्क ने, उसकी वैल्यू में मिल गई, और हमें पता है कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो कॉइल रोटेशनल रेस्ट पर थी, लेकिन जैसे उसको इम्पल्स मिला होगा एंगुलर इम्पल्स, तो इसने रोटेट करना शुरू कर दिया होगा, और उसने ऐसे रोटेट करना शुरू किया होगा तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं करी गई है, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज का मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बट जो सर्कुलर कॉइल था वो इनिशियली कैसा था, रेस्ट पर था, तो अगर इनिशियली रेस्ट पर था तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, और डेल्टा टी टाइम के बाद जो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया वो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू बी नॉट इंटू डेल्टा टी। जो हमें ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में चार्ज गिवन है, ना कि करंट। तो जो करंट यहां पर लिखा था ये करंट था, एक्चुअली करंट, तो करंट इंटू टाइम को लिख सकते हैं चार्ज, तो दिस इज Q इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू बी नॉट, इतना एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Q इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी नॉट, तो Q इंटू पाई आर स्क्वायर एन इंटू बी नॉट, इसका मतलब जो B पार्ट है वो करेक्ट है। मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी कतई डिफिकल्ट नहीं था, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसका 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द figure below. Correct shape of the emergent wavefront will be. Figures are schematic and not drawn to the scale. उसने बोला कि वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और वो ये ग्लास का एक शेप है, इस पर स्ट्राइक कर रही, तो इससे जब रेज बाहर निकलेंगी, इमर्ज होंगी, तो उसने पूछा वेव फ्रंट का शेप क्या होगा। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी है जब हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी मीडियम, अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती तो उसका स्पीड कितना होगा, c, और अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती तो उसकी स्पीड c अपॉन म्यू, जहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है, इसका मतलब मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो एक्चुअली अगर किसी भी पॉइंट की बात करें तो वो अपने फेज के साथ ट्रैवल करती है। एक्टिव डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 है तो वो 2 डिस्प्लेसमेंट या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करेगी। तो यहां पर एक चीज नोटिस करते हैं कि जो लाइट यहां से यहां ट्रैवल करी होगी उसने ज्यादा देर तक मीडियम में ट्रैवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी। जिस लाइट ने यहां से यहां ट्रैवल किया उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल करा। यहां ट्रैवल किया, ये भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जितनी देर तक मीडियम में रहेगी उतनी देर तक इसकी स्पीड कम रहेगी। तो मैंने सपोज इमेजिन किया कि ये वाली वेव यहां जब पहुंची होगी तो ये तो कितनी स्पीड से ट्रैवल की होगी, c अपॉन म्यू से ट्रैवल करी होगी। इसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करा तो जल्दी क्रॉस कर गई।
तो जब तक ये वाली लाइट यहां पहुंची होगी तब तक ये वाली लाइट इससे कुछ आगे चली गई होगी, क्योंकि इसका जो ट्रैवल है ज्यादातर तो वैक्यूम में और इसका जो ट्रैवल है वो ज्यादातर मीडियम में। इसका मतलब जब यहां वाली लाइट वेव इधर पहुंची होगी तब यहां वाली लाइट वेव काफी आगे चली होगी, क्योंकि मीडियम के अंदर स्पीड कम है तो वो स्लो हो चुकी होगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस मीडियम के अंदर ट्रैवल करना होगा उतना कम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओ, क्योंकि मीडियम के अंदर की स्पीड ही कम होती। अब मैं बात करता सपोज बोलता इसकी, तो ये जब यहां पर पहुंची होगी तब यहां पर पहुंची, क्योंकि दोनों तो सेम है। अब बात करते हैं जो लाइट वेव यहां थी उसका क्या हुआ होगा, तो इसने थोड़ा सा कम ट्रैवल किया होगा तो वैक्यूम में निकल गई होगी, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल कर गई होगी। जब तक ये यहां पर पहुंचेगी तब तक ये यहां पर पहुंच चुका होगा। इसका इस रीजन का सबसे कम मीडियम का ट्रैवल ये था, तो ये और आगे निकल चुकी होगी। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि जो हमारी वेव्स हैं वो एक यहां पर पहुंची होगी, इसने और ज्यादा ट्रैवल किया, यहां पर पहुंची होगी, इसने और कम ट्रैवल किया होगा, यहां पर पहुंची होगी, ये यहां पर होगी। इसका मतलब जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट कुछ ऐसे आ रहा होगा, इस तरीके का वेव फ्रंट आ रहा होगा, राइट। अब ये ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस तरीके का जो वेव फ्रंट है वो किस में आ रहा होगा, तो वो ए पार्ट में आ रहा है, राइट। ए पार्ट का जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो हाइड्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है। An open-ended U-tube uniform cross-sectional area contains water density 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Initially, the water level stands at 0.29 meter from bottom on each arm. Kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kilogram per meter cube, is added to left arm until its length is 0.1 meter as shown in the schematic figure below. The ratio H1 upon H2 of heights of liquid in two arms is. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। तो बेसिक हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो पहली सिचुएशन क्या थी, पहले हम लोग इनिशियल सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि इनिशियली क्या था। तो इनिशियली एक यू ट्यूब स्ट्रक्चर था ऐसा, और इसमें वाटर भरा था, ये वाटर है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, जो लेफ्ट साइड का है वही राइट साइड का है, और बोला है कि दोनों साइड पर 0.29 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ, 0.29 मीटर। ये तो इनिशियल सिचुएशन है। वाटर की डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी दे रहा है 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो कैरोसिन की बात कर रहा है तो उस कैरोसिन की डेंसिटी भी दे रहा है हमें, एंड दैट इज 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कैरोसिन लेस डेंस है एज कंपेयर टू वाटर। उसने बोला कि एक साइड पर कैरोसिन डालना शुरू करते हैं, तो जब एक साइड पर कैरोसिन डालना शुरू करते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसे आ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा एरर है, ये 0.1, तो उसमें गिवन है कि जब तक वो 0.1 उसकी लेंथ नहीं हो जाती, तो एक साइड पर अगर हम लोग कैरोसिन डालते हैं तो चेंजेस क्या आते हैं। अब इस साइड पर कैरोसिन डालेंगे तो ये लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये लेवल ऊपर जाएगा। तो कैरोसिन की जो लेंथ हम लोगों ने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी है, उस लेंथ की वैल्यू 0.1 मीटर।
अब एक क्वेश्चन है दूसरे साइड पर, वैसे तो फिगर में दे रहा है कि दूसरे साइड पर वाटर लेवल कहां तक हो, तो केरोसिन की डेंसिटी एक्चुअली कम है, तो वाटर लेवल कुछ ऐसे रहेगा, इसके नीचे और इसके ऊपर, तो ये पूरा वाटर भरा हुआ है ऐसे, इस तरीके से। और जो हमें हाइट्स दे रहा है ये H1 और ये H2, तो ये टोटल हाइट्स जो हमें दे रहा है, ये वाली हाइट H1 और ये वाली हाइट H2, और हम लोगों से जो रेशियो पूछ रहा है वो रेशियो पूछ रहा है H1/H2। तो H1/H2 का हमें रेशियो पता करना, तो बहुत सारे तरीके। अगर हम लोग बहुत बेसिकली सॉल्व करना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी लिक्विड के एक लेवल पर जो कि फ्री सरफेस के पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। तो हम लोग चाहे तो फिर ये काम कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर इक्वेट कर देते, तो ये हाइट थी H1 और ये हाइट थी H2, और ये जो हाइट थी वो 0.1 थी, तो ये जो यहां से यहां तक की हाइट आ गई, इस हाइट को हम लोग लिख सकते हैं H1 - H2। तो ये वाली जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आएगी, ये H1 था और ये H2 था, तो यहां तक की हाइट है, ये जो हाइट है वो H1 - H2। यहां ये टोटल था 1.1 और यहां तक की हाइट है H1 - H2, तो इस हाइट को हम लोग फिर लिख सकते हैं 0.1 - H1 - H2। ये H1 था और ये H2 था, तो ये जो हाइट आ गई वो H1 - H2 आ गई, लेकिन हमें जरूरत अगर इसकी है तो ये वाली जो हाइट आ जाएगी वो 0.1 - H1 - H2। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग A बोल देते हैं और इस पॉइंट को B बोल देते हैं, तो A पॉइंट और B पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो A पॉइंट पर क्या भरा हुआ था ऊपर, केरोसिन, तो इसका प्रेशर आ जाएगा ρgh 800 × G इंटू, और इसके ऊपर की जो हाइट है वो 0.1। अब चूंकि यूनिट्स का कैंसिलेशन होगा, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर सिमिलर आएंगे, इसलिए मैं यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। राइट साइड पर इसी बी पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा रो, तो उधर भरा हुआ है वाटर, तो 1000 × G इंटू H का मतलब 0.1 - H1 और प्लस H2। तो यहां से G तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, और इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8। तो यहां से रिजल्ट आ गया 0.1 - H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0.08। तो यहां से बोल सकते कि H1 - H2 इज इक्वल टू 0.1 - 0.08। तो 0.1 - 0.08 इज 0.02। तो H1 - H2 की हमें वैल्यू मिल गई, और H1 - H2 की वैल्यू आ गई 0.02, और H1 प्लस H2 हमें पता है वाटर लेवल की जो टोटल लेंथ थी वो 0.29 प्लस 0.29, तो वाटर में कोई कंप्रेशन तो ऐसा चाहेगा नहीं, तो ये और इसका जो सम आएगा, वाटर की जो लेंथ आ रही होगी वो आनी है 0.29 प्लस 0.29। तो अगर हम लोग, और ये 0.1 मीटर का केरोसिन भी आ गया, तो H1 प्लस H2 हम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.29 इंटू 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.29 इंटू 2 0.58 और प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.68। तो यहां से मैं H1 H2 में दो रिलेशंस मिल गए, एक रिलेशन मिल गया H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0.02 और दूसरा मिल गया H1 प्लस H2
इज इक्वल टू 0.68। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 2H1 इज इक्वल टू 0.70, तो H1 इज इक्वल टू 0.35। और एक बार इनको सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर हम लोग नीचे वाले में ऊपर वाले को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 2H2, और इसमें इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.66। तो यहां से H2 की जो वैल्यू आ गई वो 0.33। हमें निकालना था H1/H2, तो H1/H2, H1 की वैल्यू थी 0.35 और H2 की वैल्यू थी 0.33, तो दिस विल बी 35/33। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 35/33, इट मींस जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो बेसिक हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक बहुत और सिंपल सी ट्रिक है, देखते हैं क्या है। मतलब ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग इसकी डेंसिटी को बढ़ाते तो ये साइज रिड्यूस होता। मतलब हम लोग एक बात तो बोल सकते हैं कि इतना मास वाटर का और इतना मास केरोसिन का, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो प्रेशर सेम है, इसीलिए फोर्स भी सेम आएगा। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में सेम लग रहा है, इसका मतलब इन दोनों सेगमेंट का जो वेट है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर वेट इक्वल होना चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे एक रिलेशन कि इसका मास और इसका मास दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका अगर हम लोग मास लिखने चलते तो डेंसिटी लिखते, कितना, 800। केरोसिन की डेंसिटी 800 है और डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो वॉल्यूम आता है इतने पार्ट का, वो इतने पार्ट का वॉल्यूम हम लोग ये वाली हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये H1 थी और ये H2 थी, तो ये था 0.1, तो ये वाली जो हाइट आ जाएगी वो H2 H1 माइनस 0.1। ये H1 था और ये 0.1 था, तो ये वाली जो हाइट आ गई वो H1 माइनस 0.1 के इक्वल आ गई। तो ये वाली जो हाइट आ गई वो हाइट आ गई कितना, H2 माइनस H1 माइनस 0.1। H2 में इतना सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हाइट आ गई। तो हमें इसकी वैल्यू लिखनी थी, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू तो सिंपली 0.1 गिवन है, तो 0.1 लेंथ और इसका अपना कुछ एरिया होगा, मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी को, मास आ गया। उतना ही मास यहां भी होना चाहिए। तो इसकी ये क्या था, वाटर था, तो वाटर की डेंसिटी कितनी थी, 1000 थी। 1000 इंटू वॉल्यूम, तो ये वाली जो लेंथ आ रही थी वो लेंथ आ रही थी H2 माइनस H1 माइनस 0.1 और इंटू एरिया, तो एरिया तो कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट एक रिलेशन निकाल लेंगे H1 माइनस H2 का, और ये हमें पता था कि H1 प्लस H2 की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 प्लस 0.29 प्लस 0.29, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर आ रहा होगा। राइट, देयर आर वेरियस वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसी लिक्विड के फ्री सरफेस के पैरेलल किसी भी लेवल पर हर एक जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम आती है। राइट, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहां पर अगर मैं जो लास्ट में डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि इसके ऊपर जो लिक्विड है, इसके ऊपर जो लिक्विड है, अगर इस लिक्विड को मैं इसी डेंसिटी में कन्वर्ट करूं तो ये रिड्यूस होकर के यहां पर आ जाएगा। तो एक तरीका मैं ये भी बोल सकता था कि अगर डेंसिटी 1000 है तो इतने में 800 है, तो और अगर इसकी डेंसिटी घटा करके मैं बढ़ा करके 1000 कर दूं तो यही लिक्विड इतने में आ जाना चाहिए। तो रिलेशंस वही आ रहे होंगे। राइट, तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी चीज एडवांस में पूछी जाती है कि जो बहुत अलग है और बहुत डिफिकल्ट है।
मुझे तो लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सिर्फ ये टेस्ट करता है कि क्या स्टूडेंट ने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो बिल्कुल डिमांड नहीं करता है कि आपने 1000, 2000, 10,000 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है, और एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या पूछता है और फिर हमारा स्ट्रेटजी होना क्या चाहिए कि फिजिक्स अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अभी तक तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि स्ट्रेटजी इतनी होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे सारे पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बोहर मॉडल से पूछा गया है। हाँ, इस पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत साफ सुथरा लिखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। अ पार्टिकल ऑफ मास मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी V equal to Fr, where F is any positive constant and R is the distance from the origin. Its energies are calculated using Bohr model. If radius of the particle's orbit is denoted by capital R, its speed and energy are denoted by V and E respectively. Then for nth orbit, here H is the Planck constant, radius, velocity के बारे में पूछा है और उसने total energy के बारे में पूछा है। तो हमें जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं और बोहर मॉडल के कैलकुलेशन करते हैं, तो एक तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और दूसरा जो फोर्स की इक्वेशन है तो उसी को सॉल्व करके हम लोग वेलोसिटी निकालते, रेडियस निकालते, काइनेटिक एनर्जी निकालते, पोटेंशियल एनर्जी निकालते, काइनेटिक पोटेंशियल का सम करते हैं तो हमारे पास आती है टोटल एनर्जी। तो बिल्कुल हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, वही डेरिवेशन फॉलो करना है। एक्चुअली उसने वही डेरिवेशन ही पूछ लिया, लेकिन उसने पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी VR इज इक्वल टू FR, और हम लोग फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स, पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो -del V/del R। पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है आर के रिस्पेक्ट में, वो फोर्स के इक्वल है। तो यहां पर जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा -F। तो फोर्स हमें मिल गया -F। अब उसने बोला है कि पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, तो पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है और डिस्टेंस की वैल्यू को हमें दे रहा है R। तो पार्टिकल का मास m गिवन है और इसकी वेलोसिटी उसने v दे दी है। तो सर्किल में अगर रिवॉल्व करेगा तो इसके पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज v²/r। तो यहां पर हम लोग एक इक्वेशन तो बहुत सिंपली लिख सकते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F के इक्वल है। तो फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r। तो ये तो फोर्स हो गया। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, F इक्वल टू mv²/r। और उसने बोला है कि बोहर मॉडल मान करके हमें सॉल्व करना है। तो बोहर मॉडल अगर मान करके सॉल्व करना है तो जो पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं mv/r। और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो इसको लिख सकते हैं nh/2π। अब इन दो रिलेशन को सॉल्व करके हम लोग वेलोसिटी बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, टोटल एनर्जी बता सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं या वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग R की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। यह एक और सिंपल तरीका था, और वो सिंपल तरीका था इसको लिख देते m इंटू v, और या सीधे सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। mvr इक्वल टू nh/2 पर mv²/r एंड दैट इज इक्वल टू f। तो सीधे सीधे यहां से r की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देते हैं। देन m इंटू v, और r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m इंटू v²/F। यहां से r की वैल्यू मैंने उठाई और उस r की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया।
mv into mv square upon capital F and that will be n h upon 2 pi। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू v टू दी पावर 3 इज इक्वल टू n h इंटू f अपॉन 2 पाई। और इस m स्क्वायर को नीचे कर देते हैं, ये m स्क्वायर नीचे आ गया। तो हमें जो वेलोसिटी एक्चुअली लिखनी थी वो n के फॉर्म बतानी थी कि कितनी वेलोसिटी आ रही होगी। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी h इंटू एफ अपॉन 2 पाई m स्क्वायर टू दी पावर 1/3 और n टू दी पावर 1/3। तो जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 और ये n टू द पावर 2/3 है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अभी चेक करना है कि क्या ये वाला सही होगा, लेकिन उसके पहले हमें चेक करनी पड़ेगी कि रेडियस क्या आ रही होगी, राइट। तो इस वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए वेलोसिटी को हम लोग रेडियस के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसी एक एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो किसी एक एक्सप्रेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसको सपोज पुट कर देते हैं इस वाले रिलेशन में। तो रेडियस इज इक्वल टू m अपॉन f इंटू वी स्क्वायर। तो जब हम लोग वी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा h इंटू एफ अपॉन 2 पाई m स्क्वायर, और इसका हमें स्क्वायर करना है तो 2/3 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो n टू द पावर 2/3। तो यहां पर जो रेडियस का n के साथ रिलेशन है वो n टू द पावर 2/3। तो रेडियस का n के साथ रिलेशन n टू द पावर 2/3, तो ये वाला पार्ट फिर करेक्ट हो गया। तो रेडियस वेलोसिटी वाले पार्ट तुम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिए। अब देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें क्या करना है। तो टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्वेश्चन में पहले ही से हमें दे चुका है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके। पोटेंशियल एनर्जी था F इंटू आर, F इंटू आर, और R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। R की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ जाएगा वो F इंटू, और R की वैल्यू थी M अपॉन F, M अपॉन F, HF अपॉन 2 पाई m स्क्वायर टू दी पावर 2/3 इंटू n टू दी पावर 2/3। तो ये f और f तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास आ गई वो आ गई m इंटू एच एफ अपॉन 2 पाई m स्क्वायर इंटू n टू दी पावर 2/3। अब काइनेटिक एनर्जी और निकाल लेते, तो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करना है, तो h इंटू एफ अपॉन 2 पाई m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो n टू दी पावर 2/3। अब ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर जो फैक्टर्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। n की पावर 2/3, तो यहां पर भी n की पावर 2/3,
f की पावर 2/3, तो यहां पर भी f का पावर 2/3, h का पावर 2/3, तो यहां पर भी h का पावर 2/3, 2 पाई टू दी पावर 2/3, तो 2 पाई टू दी पावर 2/3 है। एक m यहां पर लिखा हुआ था तो एक m यहां लिखा हुआ है, और एक m स्क्वायर की पावर 2/3 है, तो यहां पर भी m स्क्वायर पावर 2/3 है। इसका मतलब सारे फैक्टर्स तो सेम आ रहे हैं, केवल फर्क पड़ेगा इस वाले फैक्टर का, इसके अलावा सारे फैक्टर सेम है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से ये सारे फैक्टर तो कॉमन निकल जाएंगे, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा हाफ, तो 1 प्लस हाफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो लिख देते हैं। एक तो हमें जैसे n टू द पावर 2/3, तो यहां पर n टू द पावर 2/3, तो एक तो पहले लिख देते हैं n टू द पावर 2/3। h की पावर 2/3 है, तो h की पावर 2/3, और f की पावर भी 2/3 के इक्वल आ रही, f की पावर 2/3, तो f की पावर 2/3, और फिर 2 पाई की पावर 2/3, m स्क्वायर, तो ये m की पावर 4/3 है, और एक नीचे आएगा, तो 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, तो नीचे आ जाएगा m की पावर 1/3, और 2 पाई भी हो गया, और 3/2 फैक्टर कॉमन आ रहा था। तो अगर चेक करते हैं n की पावर 2/3 करेक्ट, h की पावर 2/3, f की पावर 2/3, और जब इसको करेंगे 1/3 करेंगे तो ये 2 की पावर 2 और 1/3, तो 2 की पावर 2/3, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन जब कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये नॉर्मल सा बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन से बहुत इत्मीनान से साफ सुथरा पेपर में करना था। तो मिस्टेक होने के चांस हम ही लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर एक भी फैक्टर जरा सा डिस्प्लेस हुआ तो पूरा का पूरा आंसर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस एक पेशेंस की जरूरत थी पेपर में कि साफ सुथरा सॉल्व करते चले जाना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। थर्मो से क्वेश्चन पूछा गया, फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 मिलीमीटर स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर 2500 Kelvin, emitting radiation like point source when viewed from far. At night, the light bulb is observed from a distance of 100 meter. Assume that pupil of eyes of the observer to be circular with radius 3 millimeter. Then स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट इज इन रेंज 642 watt to 645 watt. Radiated power entering into one eye of the observer in range this. C part है, the wavelength corresponding to the maximum intensity of light is 1160 nanometer. Taking the average wavelength of emitted radiation to be 1740 nanometer, the total number of photons entering per second into one eye of the observer in range 2.75 into 10 to the power 11 to 2.85 into 10 to the power 11. तो यहां पर हम लोग को सारी चीजें चेक करनी होंगी, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो हमें जो वैल्यू गिवन है कि फिलामेंट का टेम्परेचर 2500 केल्विन है और जो उसका सरफेस एरिया है वो 64 मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो ऑब्जर्वर है वो 100 मीटर की डिस्टेंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट इज इन रेंज दिस,
तो पहले तो हम लोग फिलामेंट का पावर चेक करते हैं। ये हम लोगों का बल्ब है, उसने बोला है कि बल्ब को हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करना है। इसका टेम्परेचर गिवन है 2500 केल्विन। इसको हमें काउंट करना है कि ये एक पॉइंट सोर्स है। दूसरा, उसने इसका सरफेस एरिया दिया है। इस फिलामेंट का जो सरफेस एरिया है वो 64 मिलीमीटर स्क्वायर। और पहला पार्ट उसने हमसे पूछा और ये भी बोला है कि इसको हमें एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है। इसको ट्रीट करना है एज अ ब्लैक बॉडी। तो हमसे पूछा कि कितना पावर रेडिएट किया होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है कि कोई बॉडी जो पावर रेडिएट करती है दैट इज E सिग्मा A T टू द पावर 4। E को क्या बोलते हैं? एमिसिविटी। और अगर ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं तो E की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो जो पावर रेडिएटेड इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा A T टू द पावर 4। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और वो वैल्यू दी जा रही 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और जो सरफेस एरिया गिवन है वो सरफेस एरिया गिवन था दैट वाज 64 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इंटू 64 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है वो 2500 केल्विन टू द पावर 4। अब बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका मैंने कैलकुलेशन किया और वो आंसर आ रहा है। इन सारी वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करते हैं तो वो आंसर आ रहा है 141.75 वॉट। 141.75 वॉट। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है कि पावर रेडिएटेड बाय फिलामेंट इज इन रेंज 642 to 645। इसका मतलब फिर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं 141.75 और यहां पर दे रहे हैं 642 to 645। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अब बी पार्ट में पूछता है रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन रेंज दिस टू दिस। और आई का जो एरिया दे रहे हैं वो गिवन है और जो रेडियस गिवन है वो 3 मिलीमीटर है। तो आप देखते हैं कि जितनी जो पूछा रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन रेंज दिस। तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं कि जैसे ही हम लोग का पॉइंट सोर्स था बल्ब था, तो ये बल्ब क्या करेगा सभी डायरेक्शंस में, ये तो रेडिएशन एमिट करेगा। और जो रेडिएशन का पावर है, पावर का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में वो कितनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। और यहां से जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है 100 मीटर के डिस्टेंस पर, और उसकी आई की जो प्यूपिल है उसकी रेडियस गिवन है एंड दैट इज 3 मिलीमीटर। तो उसने पूछा है कि कितना पावर इसकी आंखों में गिरेगा। तो इस बल्ब ने जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो तो चारों तरफ मूव कर रहा होगा ना, सभी डायरेक्शंस में। तो जितनी एनर्जी पर सेकेंड यहां से निकलेगी उतनी एनर्जी पर सेकेंड इस वाले सरफेस से भी बाहर निकलेगी। एरिया बढ़ता चला जा रहा है। जब बल्ब से पावर रेडिएट हुआ तो वो एनर्जी इतने छोटे स्फीयर से निकल रही थी और वही अब दूर फैलती चली जा रही। तो यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकली थी वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था और वो था 141.75।
जो उसका पावर था 141.75 वॉट। इसका मतलब बल्ब पर सेकेंड इतनी एनर्जी को एमिट कराता है। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 100 मीटर रेडियस का जो स्फीयर है, इससे यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकल के बाहर जा रही होगी उसकी वैल्यू ये आ रही होगी 141.75। अब अगर इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, रेडियस 100 मीटर इक्वल टू कैपिटल आर, तो इस पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया आएगा उसकी वैल्यू आएगी 4πr²। तो इस पूरे सरफेस पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकलेगी उसकी वैल्यू 141.75 और इतने पूरे एरिया से निकलेगी आकर के। तो अगर हम लोग बात करते यूनिट एरिया से कितनी निकलेगी तो πr² से डिवाइड कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन है इतने में कितनी जाएगी, तो यूनिट एरिया में इतनी एनर्जी गिर रही है तो इस एरिया की एनर्जी गिर कैलकुलेट करनी है, तो पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और वो रेडियस है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आंखों पर जो यूनिट टाइम में एनर्जी गिर रही होगी वो इतनी गिर रही होगी। अब जब सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो इसका भी कैलकुलेशन किया है, और वो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.189 इंटू 10⁻⁻8 वॉट। तो जो हम लोग का दूसरा ऑप्शन था उसको चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द आई इज इन रेंज 3.15 टू 3.25, तो ये 3.198 कुछ आया है, 3.189। इसका मतलब जो ये बी पार्ट होगा ये करेक्ट होगा। तो यहां पर कोई डिफिकल्टी है नहीं इस क्वेश्चन में भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है यहां पर। अब देखते हैं कि सी पार्ट में क्या बोल रहा है। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1160 नैनोमीटर। अब बल्ब है तो बहुत सारे रेडिएशन एमिट करेगा और उसको एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर, ये कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट बी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है और वो टेम्परेचर है 2500 केल्विन, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट जो उसका कांस्टेंट दे रहा है, वीन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहां से हम लोग लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शायद वो वेवलेंथ गिवन है, पूछ रहा है द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1160 नैनोमीटर। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये कैलकुलेशन आता है, जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाता है 1160 नैनोमीटर। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट था वो भी करेक्ट था। तो जो सी पार्ट दे रहा है दैट इज करेक्ट। अब डी में बोल रहा है टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 एंड टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स entering per second into one eye of the observer is in range 2.75 into 10⁻11 to 2.85 into 10⁻11। अब बोलते हैं कि जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसमें बहुत सारी, हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी डिफरेंट आती है। तो ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी है तो सारे रेडिएशन एमिट करती, कोई कम करती है तो कोई ज्यादा करती। अब उसने बोला है कि ऑन एवरेज मान लिया कि जो भी वेव एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ 1740 नैनोमीटर है।
तो उसकी आंखों में पर सेकेंड कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी पावर कैलकुलेट किया था कि बल्ब कितना पावर एमिट करता है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कितना पावर ऑब्जर्वर की आंखों में जा रहा है। तो वो जो हम लोगों का कैलकुलेशन था वो ये वाला कैलकुलेशन था कि जो पावर ऑब्जर्वर की आंखों में गिर रहा है वो गिर रहा है 3.189 इंटू 10⁻⁻8 वॉट। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर की आंखों में पर सेकेंड इतने जूल की एनर्जी गिर रही है और सारे फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम है। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी? एक फोटोन की एनर्जी आएगी hc/λ। अगर हम लोग बोलते हैं कि एक सेकेंड में n फोटोन गिरते हैं तो एक सेकेंड में जो एनर्जी गिरेगी उसकी आंखों पर वो n इंटू hc/λ, और एक सेकेंड में जो एनर्जी गिर रही है वो 3.189 इंटू 10⁻⁻8। फोटोन की वेवलेंथ हमें गिवन है क्यों है, उसने बोल दिया कि जब बल्ब जलता है तो जितने रेडिएशन निकलते हैं सबकी जो वेवलेंथ है वो ऑन एवरेज मान लेते हैं। तो एक फोटोन के पास एनर्जी है hc/λ और पर सेकेंड n फोटॉन्स अगर ऑब्जर्वर की आंखों में गिर रहे हैं तो पर सेकेंड ऑब्जर्वर की आंखों में जो एनर्जी गिर रही होगी वो ये, और उसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके कि पर सेकेंड जो एनर्जी गिर रही है उसकी वैल्यू इतनी है। तो इन लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, sc की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर n की वैल्यू आ जाएगी। और उस n का जो कैलकुलेशन किया है मैंने वो कैलकुलेशन है n इक्वल टू 2.79 इंटू 10⁻11। 2.79 इंटू 10⁻11। तो चेक करते डी पार्ट का क्या होगा। Taking the average wavelength of emitted radiation to be 1740, the total number of photons entering per second into one eye of the observer is in range 2.75 into 10⁻11। इसका मतलब ये पार्ट करेक्ट हो गया क्योंकि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया 2.79 और यहाँ पर जो रेंज दे रहा है 2.75 to 2.85। इट मीन्स जो हम लोगों का डी ऑप्शन है वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो ये भी कोई डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को मैं समराइज करता हूं। उसने बोला एक बल्ब है, कोई भी एक बल्ब है, उसको पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट किया, उसका एरिया गिवन है, तो सभी डायरेक्शंस में वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसके पास टेम्परेचर है 2500 केल्विन। तो पहले तो उसने पूछा कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था E सिग्मा A T⁴, लेकिन फिर उसने बोल दिया कि इसको हमें काउंट करना है एज अ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 के इक्वल है। इसका मतलब यूनिट टाइम में ये बल्ब जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस एनर्जी की वैल्यू सिग्मा A T⁴। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और पर यूनिट टाइम में जो थर्मल एनर्जी रेडिएट हो रही है हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जर्वर की आंखों में कितना गिर रहा है। अब जैसे बल्ब यहां पर है तो इसने सभी डायरेक्शंस में अपनी रेडिएशन एनर्जी को एमिट करा। ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा था तो जो पर सेकेंड एनर्जी एमिट करेगा वो सभी डायरेक्शंस में फैल रही होगी। तो जितनी पर सेकेंड में यहां से एमिट करेगा, अगर मैं यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ कर देता तो उतनी एनर्जी पर सेकेंड बाहर भी निकलनी थी, लेकिन उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो 4πr² था। तो यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी यहां से निकलेगी वही सरफेस से भी निकलेगी। तो हम लोग यूनिट एरिया से पता कर लेते हैं कितनी एनर्जी जाएगी। तो यूनिट टाइम की एनर्जी हमें पता थी और पूरा एरिया था 4πr², तो यूनिट एरिया की एनर्जी पता चल गई। फिर यहां पर ऑब्जर्वर की आंखें थी और आंखों का अपना कुछ एरिया था। तो यूनिट एरिया की एनर्जी अगर हमें पता है तो इतने एरिया से कितनी एनर्जी जा रही होगी, तो इन आंखों के एरिया को वहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट उसने पूछ लिया वो व्हीन्स डिस्प्लेसमेंट पार्ट पूछ लिया कि कोई भी ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन एमिट करती है, इंटेंसिटीज अलग अलग होती है, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है उसका टेम्परेचर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है
टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब था वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। फिर अगला जो लास्ट पार्ट उसने पूछा है कि मान लेते हैं कि वो ब्लैक बॉडीज जितने फोटोन एमिट कर रही सबकी वेवलेंथ सेम आ रही 1740, तो उसने बताया ऑब्जर्वर की आंखों में कितने फोटोन पर सेकेंड एंटर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था कि ऑब्जर्वर की आंखों में पर सेकेंड कितनी एनर्जी जा रही है, और एक फोटोन की एनर्जी है c बाय लैम्डा। तो अगर पर सेकेंड n फोटोन गिर रहे होंगे और एक फोटोन की एनर्जी है c बाय लैम्डा, इसको जितनी एनर्जी उसकी आंखों में गिर रही है उसके इक्वल कर दो, तो पर सेकेंड गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर बहुत ढंग से नोटिस करा रहे तो पेपर में अभी तक तो हम लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही। हाँ, एक ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें पूछता है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया, नया कर दिया, तो एक डर सा क्रिएट कर देता है, क्योंकि डर हमने पहले पाल रखा है कि जे एडवांस का पेपर है तो डरावना होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग रख सकते हैं मॉडरेट कैटेगरी, केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है और वीन डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है।